आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस का मेन 365 जिसमें हम ज्योग्राफी की प्रिपरेशन करेंगे क्योंकि ज्योग्राफी भी हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे ज्योग्राफिकल इवेंट्स आपको पता होने चाहिए कि ज्योग्राफिकल इवेंट्स पिछले सालों में कितने रहे, तो वो आपको ज़रूर ध्यान देना है। तो देखो इसमें हम ना सारा कुछ कवर करेंगे, जो भी टॉपिक्स हैं बड़े ईजी टॉपिक्स हैं लाइक, ठीक है। तो हम देखते हैं। तो याद रखना ज्योग्राफी का पेपर GS 1 के अंदर ही आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी के टॉपिक्स, ये जो आपका कॉन्टेक्स्ट है, तो जो भी बच्चे इवन नए भी हैं, जो बिगिनर भी हैं, उनके लिए भी है कि GS 1 के आंसर राइटिंग में आपको आएगा पार्ट जो कि इसी से रिलेटेड होगा, राइट। सो हम फटाफट से अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं एल नीनो मॉनसून लिंक के बारे में। देखो एल नीनो का जो इवेंट होता है ना, उसमें माना जाता है कि वार्मर देन एवरेज, यानी कि ना ये सी सरफेस के टेम्परेचर को सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में ज़्यादा, मतलब एवरेज से भी ज़्यादा वार्म करता है, ठीक है। एल नीनो को यहाँ पे ना मॉनसून से भी लिंक किया गया है। तो बेसिकली पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ना कि होता क्या है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, ये बिल्कुल गर्म कर देता है आपके सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन वाले पार्ट को। इससे क्या होता है एल नीनो से, क्योंकि ये वीकेंड कर देता है सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन के सी सरफेस टेम्परेचर को, इसकी वजह से हमारे इंडिया का जो मॉनसून होता है ना वो वीक हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से रेनफॉल कम होती है। और एल नीनो हमेशा हमारे नॉर्मल पैटर्न ऑफ जो हमारे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, यानी जो ट्रेड विंड है जो मॉइस्चर कैरी करती है, वो भी डिसरप्ट करता है, ठीक है। मतलब हमारी विंड पे भी इम्पैक्ट पड़ जाता है और रेनफॉल रिड्यूस होती है, बहुत सारे इस पे इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब एल नीनो का जो इफ़ेक्ट है उसमें ना आपको बोला हुआ है, रिसेंटली एक पेपर पब्लिश किया गया था नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट ने, जिसने रिवील करके बताया कि रीजनल एंड टेम्पोरल वेरिएबिलिटी है इंडिया के मानसून रेनफॉल में। और इंडिया का जो मानसून रेनफॉल का जो भी सीन है ना, जो भी इसमें वेरिएशंस आ रही हैं रीजनल या टेम्पोरल लेवल पर, वो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के रिलेशन में है। तो स्टडी ने बताया कि एल नीनो मॉनसून रिलेशनशिप बेसिकली क्या कर रहा है, ये डिमिनिश हो रहा है सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में स्ट्रॉन्ग हो गया है, लेकिन आपको कहीं पे भी वेरिएशन कहाँ नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा साउथ इंडिया में। तो एल नीनो मॉनसून का जो रिलेशनशिप है बता रहा है कि सेंट्रल इंडिया में डिमिनिश है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेगा, और इसका कोई भी इम्पैक्ट आपको साउथ इंडिया में देखने को नहीं मिलता। अब ना सवाल यह आता है कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन है क्या। तो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन एक तरह का रिकरिंग क्लाइमेट पैटर्न है, जिसमें ना टेम्परेचर और वाटर में चेंजेस आ रहे हैं सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में, और इर्रेगुलर साइकिल है, 2 से 7 साल में चल के आती है। इसके फेजेस हैं, एक न्यूट्रल है, 2 एक्सट्रीम फेजेस आएंगे। जो एक्सट्रीम फेजेस होते हैं ना एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के, एक एल नीनो होता है, एक ला नीना होता है। जो न्यूट्रल फेज़ होता है उसमें जो सरफेस टेम्परेचर है वो एवरेज के क्लोज होता है, तो इसको हम न्यूट्रल कह देते हैं। एक ना एल नीनो मोदोकी होता है, इसके अंदर क्या होता है, ओशन का जो एटमॉस्फेयर फिनोमिना है ट्रॉपिकल ओशन से, वो कपल हो जाता है, एक साथ निकल कर आता है, और ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग वार्मिंग करता है सेंट्रल ट्रॉपिक पैसिफिक में, और ईस्टर्न और वेस्टर्न ट्रॉपिकल जो पैसिफिक है उसको ठंडा कर देता है। अब एल नीनो और ला नीना का यहाँ पे इफेक्ट देखो कि नॉर्मल कंडीशन कैसी है, ला नीना कंडीशन कैसी है, एल नीनो कंडीशन कैसी है, ये सारे यहाँ पर ना डायग्राम्स बनाए हुए हैं, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में देखो आराम से ट्रेड विंड पहुंच रही है। एल नीनो या ला नीना में देखो ये क्या करती है, ट्रेड विंड जो जा रही है ये बेसिकली मिक्स हो जाती है वार्म वाटर मूवमेंट में। एल नीनो में तो ट्रेड विंड ठीक से जा ही नहीं पा रही है, पहुंच ही नहीं पा रही है ना, सारा केस ही ख़राब कर रही है। तो जब भी आपको एल नीनो के बारे में लिखोगे या ला नीना के बारे में लिखोगे ना, तो आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा कि कैसे कैसे नॉर्मल पैटर्न में ट्रेड विंड आराम से सदर्न अमेरिका से होते हुए इक्वेटर की तरफ बढ़ रही है। यहाँ क्या होता है कि सदर्न अमेरिका से जब घुसेगी तो कूल वेट वेदर लेके जाएगी, और एक तरफ यहाँ पर क्या होगा, एक तरफ गर्म एक तरफ ठंडा कर देगी ला नीना कंडीशन में। एल नीनो कंडीशन में क्या कर देती है कि ठीक से जो ट्रेड विंड है वो पहुँच ही नहीं पा रही है। अब एल नीनो का जो मॉनसून रिलेशनशिप है, देखो हमने समर में पढ़ लिया, हमने विंटर में पढ़ लिया, अब हमारा मेन मुद्दा आता है कि एल नीनो का ना मॉनसून रिलेशनशिप कैसा है। तो एल नीनो का मोस्ट प्रोमिनेंट ट्रॉपिकल मॉड्यूलेटर है ये इंडियन मानसून में,
और लार्जेस्ट इंटरएनुअल क्लाइमेट सिग्नल ये ट्रॉपिक्स में रिप्रेजेंट करता है। कुछ और भी फिनोमेना है जो इंडियन समर मानसून रेनफॉल को अफेक्ट करते हैं, जैसे इंडियन ओशन डाइपोल है, पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशंस हैं, अटलांटिक मेरिडियनल ऑसिलेशन है, ये सारे के सारे हैं। इन्वर्स रिलेशनशिप है हमारा ENSO में और आपके इंडिया के मानसून के रेनफॉल में बहुत ज़्यादा इन्वर्स रिलेशनशिप है। देखो क्या होता है, एल नीनो क्या करती है, भारत के मॉनसून को सप्रेस करती है, ठीक है, लिख के आना यही। ला नीना क्या करता है, जब भी ला नीना वाला फेज़ आएगा तो मॉनसून जो होगा, रेनफॉल जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगी। अब एल नीनो कैसे इम्पैक्ट करता है मॉनसून को, तो हम समझते हैं। इससे ना आपकी ना वॉकर सर्कुलेशन वीक हो जाता है, इससे जो नॉर्मल फ्लो है हवा का, मॉइस्चर का, वो डिसरप्ट हो जाता है। जेट स्ट्रीम में शिफ्ट होना, इससे आपकी वेदर सिस्टम की मूवमेंट इन्फ्लुएंस होगी, मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट आपका ऐसा होगा। प्रेशर ग्रेडियंट वीकन हो जाएगा इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में, विंड का पैटर्न पूरा चेंज हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी की बात करें या वर्टिकल मूवमेंट की बात करें एयर की, फिर ये साथ ही साथ ना कन्वेक्शन क्लाउड को भी, उसकी डेवलपमेंट को भी क्या करता है, सप्रेस करता है, मतलब मॉनसून, समझ रहे हो, मतलब पूरी तरह से इसी तरह से होता है। अब आपके सामने सवाल ये आएगा गाइस कि कन्वेक्टिव वाले जो क्लाउड्स होते हैं वो कैसे होते हैं। कन्वेक्टिव क्लाउड्स का मतलब है एक ऐसा क्लाउड जो कैसे बना है, राइजिंग ऑफ वार्म लेस डेंस एयर, जिसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। और ये कैसे डेवलप होता है, जैसे क्यूमुलो निम्बस क्लाउड है, ये ग्रेट हाइट्स में पहुंचते हैं, थंडरस्टॉर्म प्रोड्यूस करते हैं, अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम को ये रोल प्ले करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं हीट और मॉइस्चर को, ठीक है। तो कन्वेक्टिव का मतलब, कन्वेक्शन का मतलब ही होता है जब हवा जो है ना सरफेस के नियर जाके हीट अप हो गई और लाइटर कर दी इसने सराउंडिंग हवा को। फिर ये जो जब लाइट हो जाएगी हवा तो फिर वो राइज करेगी, मॉइस्चर भी कैरी करेगी। तो जैसे जैसे हवा जो होती है वार्म हो जाती है, मॉइस्चर राइज करती है, फिर ठंडी होती है, फिर कंडेंस करके क्लाउड बना लेती है। यही हमने पढ़ा है ना साइकिल पूरा, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। फिर आगे ना आप बताना कि अदर इम्पैक्ट जो एल नीनो के पड़ते हैं वो ये होता है, मॉनसून की वजह से मरीन जो फिशीज़ होती है ना वर्ल्ड वाइड, उनको इम्पैक्ट पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी का थ्रेट आ जाएगा, या बहुत ज़्यादा ड्रॉट पड़ जाएगा, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, जनरल प्राइस लेवल में राइज़ हो जाएगा। तो जो अगर हम डेटा की तरफ उठा के देखते हैं ना, या डेट कोई क्लियर कंसेंसस नहीं है कि ENSO मॉनसून रिलेशनशिप कैसे वीक होगा या कैसे इंटैक्ट होगा वार्मिंग क्लाइमेट को। तो इन लाइट ऑफ दिस अनसर्टेनिटी ये एडवाइस किया जाता है रिसर्चर्स को, पॉलिसी मेकर्स को, कि वो इन्वेस्ट करें मोर इन स्टडिंग ENSO के पैटर्न को चेक करें, मॉनसून पे कैसे कैसे दिखा रहा है, और अकॉर्डिंगली उसको अंडरस्टैंड करके फिर मैकेनिज़्म ढूंढें कि इसमें कैसे, अगर ऐसा आ रहा है तो हम इसमें क्लाइमेट सिस्टम को कैसे वर्क करा सकते हैं, ठीक है। चलिए मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू GS 1 के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको समझते हैं। 150 ईयर्स हो चुके हैं इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर PM ने ना हमारे लॉन्च किया मिशन मौसम। ये अर्थ साइंस का मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इसका काम है इंडिया को वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट बनाना, ताकि हम इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर पाएँ। इसके 2 तरह के फ़ेज़ हैं, एक फ़ेज़ इम्प्लीमेंट होगा 2024-26 में, एक फ़ेज़ इम्प्लीमेंट होगा 26 से 31 में। इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IMD है, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज फॉरकास्टिंग नोएडा है। ये दोनों इसमें काम करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में। अब हिस्ट्री क्या है IMD की, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की, ये देखो 1875 में आया, हेडक्वार्टर्स इसका न्यू दिल्ली में है, इनिशियली इट वाज इन कैलकाटा। मेट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देना वेदर सेंसिटिव एक्टिविटीज़ को, जैसे एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, शिपिंग है, एविएशन है। अब ये क्या करता है, वार्न करता है अगेंस्ट सिवियर वेदर फिनोमेना, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया, डस्ट स्टॉर्म हो गई, हैवी रेंज हो गई। फिर रिसर्च करना मेट्रोलॉजी में लीड डिसिप्लिन्स के अंदर, वो सारा काम करा है हमारे IMD ने। और बहुत सारी ना अचीवमेंट भी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछ सकता है कि व्हाट आर द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ द IMD। ये रिलायबल वेदर का डेटा कलेक्ट करके, आप समझो यही हमारे डेटा को फॉरकास्ट और सर्विसेज की बैकबोन है।
आईएमडी सबसे परफेक्ट तरीके से मानसून को प्रिडिक्ट करता है और सीजनल पैटर्न्स वगैरह को प्रिडिक्ट करके निकालता है। कोई भी साइक्लोनिक वार्निंग देनी हो, आप समझो आईएमडी की वजह से 10,000 डेथ रिड्यूस हुई हैं, अगर आप कंपेयर करो 1999 से लेकर 2020 से 2024 तक भी, तो 10,000 मौतों को हमने इन्होंने रिड्यूस करा है। सोचो आईएमडी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर बताना, टेली कम्युनिकेशन की बात की जाए तो जो डायरेक्टरेट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है ये 1970 में इस्टेब्लिश हुआ था। हाई स्पीड स्विचिंग कंप्यूटर्स 1970 में बनाया गया और दिल्ली जो था इसका रीजनल टेली कम्युनिकेशन हब था। स्पेशलाइज सर्विसेज की बात करें तो एविएशन है, एग्रीकल्चर, एनर्जी, वाटर रिसोर्स है, ये काम करते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट रिजिलियंस बहुत अच्छी है। तो मेट्रोलॉजिकल रिसर्च से लेकर आपको अडॉप्ट करना स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, आईएमडी कॉन्टिन्यू इवॉल्व हो रही है। सर्विसेज रिमेन रेलिवेंट, इम्पैक्टफुल हो रही हैं इन द एरा ऑफ क्लाइमेट चेंज, और साथ ही साथ वेदर की अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो भी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है भारत फॉरकास्ट सिस्टम के बारे में। भारत फॉरकास्ट सिस्टम के बारे में क्या है, देखो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने ना इसको लॉन्च किया है इंडिजिनियसली कि भारत फॉरकास्ट सिस्टम को डेवलप करेंगे और ना हाइपर लोकल वेदर कंडीशंस को देखेंगे। भारत फॉरकास्ट सिस्टम बेसिकली क्या है, हाई रिजोल्यूशन फॉरकास्टिंग है। इसमें क्या होता है कि आपको 6 किलोमीटर का रिजोल्यूशन फॉरकास्ट मिल जाएगा ट्रॉपिकल रीजन का। अब जब ये ग्लोबल फॉरकास्ट मॉडल है, ये रन कौन करता है, यूरोप करता है, ब्रिटिशर्स करते हैं, यूएस करता है ना। और लोकल फॉरकास्ट की बात की जाए तो ये ऑपरेशनल फॉरकास्ट है डाउन टू द पंचायत लेवल, और इससे 30 to 64% इम्प्रूवमेंट हुई है एक्सट्रीम रेनफॉल फॉरकास्ट की। आसानी से ना आपको रियल टाइम का डेटा मिल जाता है, ठीक है। और डॉपलर जो वेदर रडार नेटवर्क है ये तो और भी ज़्यादा रोबस्ट है और बिल्कुल एक्यूरेट इनपुट अगर आप डालते हो तो रियल डेटा निकाल के देता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना गाइस, हाइपर लोकल वेदर फॉरकास्टिंग बहुत ज़रूरी है। स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ मेट्रोलॉजी है ये ना, पूरा लोकलाइज्ड एरिया, कहीं पे भी लोकल एरिया है ना उसका पिन पॉइंट वेदर कंडीशन बताता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि ऐसे में ना बहुत सारा भारत में, हमने कल भी अभी डिज़ास्टर के अंदर पढ़ा था कि भारत के अंदर कितने कितने परसेंटेज में अर्थक्वेक आ सकता है, कितने परसेंटेज में लैंडस्लाइड आ सकता है। तो ऐसे में हमारे लिए जब अच्छे से हम लोकल लेवल पर भी वेदर फॉरकास्ट कर पाएंगे तो हम उसके लिए डिज़ास्टर प्रिपरेशन भी पूरी कर पाएंगे। फिर सेफगार्ड कर पाएंगे हम एग्रीकल्चर के लाइवलीहुड को। इंडिया का जो रोल है ग्लोबल क्लाइमेट रिजिलियंस में वो इम्प्रूव होगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छा होगा अर्बन एरियाज़ में। तो ये सारी बातें हैं। अब नेक्स्ट ये कहता है कि चैलेंजेस क्या हैं हाइपर लोकल वेदर फॉरकास्टिंग में। देखो प्रिडिक्शन मॉडल बहुत आउटडेटेड है, ठीक है, सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। डेटा का जो मॉनिटरिंग ग्राउंड स्टेशंस हैं वो वेदर कंडीशंस अच्छी नहीं है। आईएमडी जो है वो 800 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस को देखता है, 1500 ऑटोमेटिक देखता है। तो ग्राउंड स्टेशंस की दिक्कत है, है ना, मतलब है मोर देन 3 लाख ग्राउंड स्टेशंस होने चाहिए थे बट उतने हैं नहीं। फिर अंडर यूटिलाइज है, डेटा अच्छे से यूज़ नहीं हो रहा है, बहुत इराटिक डायनेमिक नेचर है इवेंट्स का। तो उसी के लिए ना हाइपर लोकल वेदर फॉरकास्टिंग को अच्छा करने के लिए ही जैसे मुंबई में ना मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने डेवलप किया आई फ्लोज मुंबई। ऐसे ही केरला में हुआ कॉस्ट फ्लोज करके, ठीक है। और भी जगह जगह पर अलग अलग लेवल पे काम हो रहा है। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि देखो सबसे ज़रूरत है आपको ना इन्वेस्ट करना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इसके लिए ना आप पोटेंशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ कर सकते हो ताकि आप ना जो भी क्लाइमेट चेंज की जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रीड कर पाओ। फिर कोऑर्डिनेट करना है एजेंसीज़ एंड एक्सपर्ट्स के बीच में ताकि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानर्स काम कर पाएँ। कॉन्टीन्यूस अपग्रेडेशन हो वेदर फॉरकास्टिंग का, और ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स का जैसे डॉपलर इफेक्ट है या रीजनल डिस्पैरिटी को एड्रेस करना हो। तो कंक्लूजन में कह रहा है कि फुल पोटेंशियल रियलाइज़ करने के लिए हाइपर लोकल फॉरकास्टिंग का ज़रूरत है हमें। इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तभी स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होगा पब्लिक एजेंसीज़ का, प्राइवेट एंटिटीज़ एंड ऑल का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में।
तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि देखो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने अप्रूव करा कि जो वेन गंगा या नाल गंगा रिवर है ना, इसको हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। जैसे पीएम ने पहले ही फाउंडेशन स्टोन तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए डाल दिया है, अब वेन गंगा और नल गंगा के लिए रिवर को लिंक किया जा रहा है। इंटरलिंकिंग रिवर्स की क्यों ज़रूरी है, क्या होता है, जुडिशल कोई क्या प्रोनाउंसमेंट आई है तो वो भी लिखना होगा आपको, ठीक है। तो आप बताना 2012 में ही नेटवर्किंग ऑफ रिवर्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ज़रूरत बन चुकी है भारत की अभी कि हम ना रिवर्स को लिंक करें। उसके लिए ना स्पेशल कमेटी बिठाई गई ताकि जहाँ पे फ्लड आ रहा है और जहाँ पे ड्रॉट आ रहा है तो फ्लड वाले एरिया से पानी लिंक करके ड्रॉट वाले एरिया तक पहुँचा दिया जाए। तो इंटरलिंकिंग में हम यही करते हैं, डिफरेंट सरप्लस एरिया को हम डेफिसिट वाले एरिया से कनेक्ट कर देते हैं, वहाँ पर पानी को डाइवर्ट कर देते हैं। लेकिन जितना ये सुनने में आसान लग रहा है उतना आसान ये है नहीं। तो बैकग्राउंड में कह रहा है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन द्वारा, ताकि हम ना नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी इसमें 30 लिंक कर रही हैं, ठीक है, ताकि फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकाली जाए, इम्प्लीमेंट हो केन रिवर बेतवा लिंक वाला। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि 35 मिलियन हेक्टर्स इरिगेशन हो जाएगा, स्ट्रेस रीजन बुंदेलखंड वगैरह के बेनिफिट हो जाएंगे, 34,000 मेगावाट हाइड्रो पावर्स में जनरेशन हो जाएगा, वाटरवेज नेविगेशन के लिए बन जाएगा। तो ये सबसे फ़ायदा ये होगा, एक तो इरिगेशन की प्रॉब्लम ख़त्म, वाटरवेज आ जाएगा आपके पास हाइड्रो पावर आ जाएगी, साथ साथ लोगों को जॉब मिलेगी, वाटर की अवेलेबिलिटी, पीने के लिए पानी, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन मैंने कहा ना आसान नहीं है गाइस, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। चेक आउट दिस बेसिक मैप जहाँ पे रिवर्स का मैप बना हुआ है कि मैपिंग की हुई है कैसे वी आर गोइंग टू लिंक, लाइक, है ना। अब यहाँ पर चैलेंजेस सबसे बड़ा क्या होता है, स्टेट वाटर डिस्प्यूट। इंटरलिंक करने से बहुत सारे स्टेट्स मना कर देते हैं और डेफिनेटली इसका असर इन्वायरमेंट पे पड़ेगा, क्योंकि अगर केन के पानी को, रिवर के पानी को केन रिवर के डाइवर्ट अगर बेतवा में करोगे तो लोकल बायोडाइवर्सिटी डिसरप्ट होगी, आपकी नेटिव फिश पॉपुलेशन जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ जाएगा, वो मर सकती है। फिर फॉरेस्ट आप ख़त्म करोगे, क्योंकि आप जो दौधन डैम बनाओगे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से, उससे 10% टाइगर हैबिटेट अंडर वाटर हैं, वो ख़राब होगा, उनका हैबिटेट छीन रहे हो फिर आप। फिर सोशल इकोनॉमिक कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है ना, पैसा बहुत लगेगा। अराउंड 1 लाख फैमिलीज़ हैं वहाँ पर आसपास महानदी गोदावरी के पास। फिर आप कैसे करोगे, उनको कैसे सेटल करोगे। फिर हिमालयन रिवर्स गंगा ब्रह्मपुत्र हैं कि मल्टीपल इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं, वहाँ पे कैसे डील करोगे। अपनी कंट्री में तो चलो स्टेट्स को मना लोगे, बाहर की कंट्री से कैसे लिंक करवाओगे बताओ। तो गवर्नमेंट ने ना इसके लिए लिया, मतलब इसमें थोड़ा सा हेडेक लिया और गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए कि हम ना टास्क फोर्स बनाते हैं, फिर इंटरलिंक कर देंगे रिवर्स को। तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने, रिवर डेवलपमेंट ने, गंगा रिजुवेनेशन ने 2015 में ही इसको लिया और इशू को इसके डील करा। स्पेशल कमेटी इंटरलिंकिंग के लिए बनाई गई 2014 में। ग्रुप ऑफ इंट्रा स्टेट रिवर लिंक तैयार हुआ, नबार्ड के साथ फंडिंग तैयार हुई। अब इसमें ही बोल रहा है कि ना अगर हम कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट इन्हांस कर दें, प्लस स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दें, हमारा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाए, ट्रेडिशनल सोल्यूशन हमारे अच्छे हो जाएं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारा। और इससे क्या होगा, हम ना अपने एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट को हम सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ भी अपनी कर पाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेरिक रिवर्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। एटमॉस्फेरिक रिवर्स क्या होती है समझते हैं। देखो न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि साइंटिस्ट ने वार्न किया कि अब एटमॉस्फेरिक रिवर्स का इंटेंस और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा वर्स हो गई है। अब इसका असर भारत पे भी पड़ रहा है। एटमॉस्फेरिक रिवर्स को हम फ्लाइंग रिवर्स कहते हैं कि इससे क्या होता है, बड़ी होती हैं, एयर कॉरिडोर्स इसके बड़े पतले पतले होते हैं और मैसिव वाटर वेपर ये लेके चलती हैं ट्रॉपिक्स से लेकर पोल्स तक। इसकी वजह से भारत में देखो आप 10 में से वर्स्ट मानसून फ्लड्स में से 7 जगहों पर फ्लड आई है। आप सोचो कितनी फ्लड आ रही। 13 मई 2018 में केरला की फ्लड, मानसून डिसरप्ट हो जाना, हिमालय सारे मेल्ट हो रहे हैं, एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है, स्मॉग इतना बन जाता है, इतनी हेज़ बन जाती है।
अब सोचो आप, इतना प्रॉब्लम है, लाइक आप सोचो ना, इससे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ सकते हैं, ग्लोबल मॉइस्चर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रीसेंट इम्पैक्ट देखा गया कि रीसेंट इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि रेनफॉल, फ्लडिंग, डिस्प्लेसमेंट बहुत हो रहा है। आप सोचो कैलिफोर्निया नहीं बच पा रहा यार, वहाँ पे इतनी इंटेंस लेवल पर विंड डैमेज कर रही हैं चीज़ें, फ्लडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ये कह रहा है कि बेसिकली ये हो क्या रहा है, एटमॉस्फेरिक रिवर्स जो होता है इसमें क्लाइमेट चेंज क्या देता है। तो देखो, वार्मिंग करता है ये एटमॉस्फेयर को। क्लाइमेट चेंज की वजह से एटमॉस्फेयर जो है ना वो इतना वार्म हो जाता है, इतना मॉइस्चर लेके चलता है कि पानी पानी करता रहता है, इतनी फ्लड ले आता है। कह रहा 2100 तक भी अगर ऐसा चलता रहा ना तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो जाएगा एटमॉस्फेरिक रिवर। फिर यहाँ पर कह रहा है कि पोलवर्ड शिफ्ट होना, लाइक ड्यू टू सी सरफेस टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वाटर सर्कुलेशंस वगैरह चेंज हो रहे हैं। फिर ट्वेल्थ थ्रेट है, एक तो फ्लड का प्रॉब्लम है, प्लस आपको कई कई जगह पर ड्रॉट भी देखने को मिलेगा, तो दोनों ही समस्या हो जाएंगी। तो कॉन्सिक्वेंस इसका क्या होगा, सब ट्रॉपिक्स पे बड़ा गंदा असर पड़ेगा, बहुत टाइम तक ड्रॉट्स चलेंगे, एग्रीकल्चर ख़राब होगा आपका, वाटर सिक्योरिटी हो जाएगी ख़राब, आपकी आइस सारी मेल्ट कर जाएगी, आर्कटिक नहीं बचेगा, वार्म हो जाएंगे सीज, इंडियन ओशन वार्म हो जाएगा, इवापोरेशन बढ़ जाएगा। तो देखो इसके लिए कह रहा है एटमॉस्फेरिक रिवर्स वंस नोन फॉर द रोल, पहले इनका बड़ा रोल होता था, ये पूरा फ्रेश वाटर को रिप्लेनिश करती थी, एजेंट थी एक्सट्रीम क्लाइमेट डिसरप्शन की। लेकिन अभी अर्जेंट क्लाइमेट एक्शन लेने की ज़रूरत है, फॉरकास्टिंग अच्छी करने की ज़रूरत है और मिटिगेशन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तभी हम ना मैनेज कर पाएंगे एटमॉस्फेरिक जो अब रिवर जो है ना वो बहुत हमारे लिए थ्रेट बन चुकी है और वो आगे बनती ही जाएगी। इसलिए हमें आज से ही क्या करना है, अर्जेंट क्लाइमेट एक्शन लेने हैं, ठीक है, फॉरकास्टिंग को बेटर करना है और रीजन स्पेसिफिक मिटिगेशन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तब जाके हम इसको मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। आज का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इट इज़ रिलेटेड टू एल नीनो, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था हमने डील किया। तो आप बताना कि क्लाइमेट हैपनिंग इंडिया में एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन की वजह से ही है, समर का जो मानसून रेनफॉल है वो कैसे इससे अफेक्ट हो रहा है, तो वो सारा आंसर हमने पहले ही टॉपिक में कवर कर दिया है। प्लीज़ राइट दिस आंसर। मेंस आर गोइंग टू हैपन 22 को, सभी को ऑल द बेस्ट। कैसे मेंस में पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, वो भी वीडियो आएगी, तो आप सभी चैनल से जुड़े रहिए। हैव अ नाइस डे टू ऑल।